नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति की और आखिरकार मध्य प्रदेश में राजनीति से जुड़ी हुई मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश बीजेपी की भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में हुई बड़ी बैठक के बारे में भी हम बात करेंगे। आज बीजेपी कार्यालय में एक साथ 3 बैठक चली हैं। मंत्रियों की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने ली, तो वहीं पार्टी पदाधिकारियों की बैठक सह संगठन मंत्री हितानंद ने ली है। साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश संगठन मंत्री सुभाष भगत ने ली। इन बैठकों में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय पर मुख्य फोकस रहा। बैठक में जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और संभाग प्रभारियों को जिलों के मंत्री और प्रभारी मंत्रियों से समन्वय बनाने की नसीहत दी गई है। साथ ही मंत्रियों को भी जिला प्रभार वाले जिलों में 2 दिन अनिवार्य रूप से रहने और कार्यकर्ताओं की समस्याओं की ठीक से सुनवाई करने की सख्त हिदायत दी गई है। बैठक में सभी को ओबीसी आरक्षण के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक के बाद नेताओं ने आखिर प्रतिक्रिया क्या दी, वो सबसे पहले हम सुनते हैं। इस दृष्टि से संगठन काम के विस्तार के लिए और काम के सुदृढ़ीकरण के लिए हमारी एक व्यापक रणनीति और योजना जो पहले से तैयार है, उस पर आज चर्चा हमारी हुई है। संगठन काम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण चुनाव भी उसका हिस्सा है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी संगठन के बल पर ही लड़ती है। हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ताओं के आधार पर ही चुनाव लड़ते हैं और संगठन ही हमारी ताकत है। तो इसलिए कोई भी चुनाव की तैयारी केवल भाजपा चुनाव के लिए नहीं है। कोरोना का संकट आता है तो संगठन जुटता है, कोई और कुछ आता है तो संगठन जुट जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो मैं भी कप्तान बनना चाहता हूं। ये बयान तो रेखांकित करता है कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। भोपाल में बड़ी बैठकें हुई है आज। अगर हम भोपाल की बात करें तो सत्ता और संगठन के तालमेल को लेकर के बड़ी बैठकें यहां पर देखने को मिली है और बैठकों का दौर बीजेपी के खेमे में चलता हुआ दिखाई दिया। इन बैठकों से आखिर क्या निकला है? दरअसल इस सारी कवायद प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर के की गई और साथ ही मैं आपको बता दें कि सत्तारूढ़ दल होने के साथ ही और पूरी ताकत झोंकने के बाद भी दमोह उपचुनाव हारने का सदमा बीजेपी अभी तक भूली नहीं है और यही वजह है कि अब दमोह उपचुनाव में हार का बदला बीजेपी खंडवा लोकसभा के साथ ही रेगांव, जोबट और पृथ्वीपुर उपचुनाव को जीत करके लेना चाहती है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ कई मेहमान होंगे और बीजेपी के प्रवक्ता आशीष अग्रवाल और कांग्रेस के नेता ब्रिजभूषण नाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, इनके साथ हम चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार क्या बीजेपी इन बैठकों के माध्यम से हासिल करना चाह रही है। क्या जो दमोह का बदला है वो आने वाले उपचुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी लेने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ गए हैं। आशीष जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे। आशीष जी, आज की अगर बैठकों की हम बात करें तो लगातार दिन भर बैठकों का सिलसिला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देखने को मिला है, चाहे वो सत्ता की हो, संगठन की हो। आखिर इन बैठकों से क्या निकला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है, लाइव ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी राजनीति का एक ही मुख्य आधार है अपनी विचारधारा, जो कि अंत्योदय की विचारधारा है, जो कि राष्ट्रवाद की विचारधारा है, उसका प्रचार और प्रसार और उसको मजबूत करना और व्यापक तरीके से उसको बढ़ाना। तो निश्चित ही आज की इस संगठनात्मक बैठक पे इसी विषय पर आगे हमारी जो रणनीति है उसको शीर्ष नेतृत्व ने हमारे जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंचाया है। एक और इस बैठक का एक महत्वपूर्ण जो आज एक मुद्दा था या बिंदु था, वो हमारे जो पितृ पुरुष हैं श्रद्धेय श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी, उनका ये जन्म शताब्दी वर्ष है। तो जैसा कि है, जन्माष्टमी से अगली जन्माष्टमी तक भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जिला, मंडल और बूथ स्तर तक अपने पितृ पुरुष के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करके उनको याद रखते हुए कुछ ना कुछ कार्यक्रम करेगा, ताकि उनके जैसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को हमारा एक मूल कार्यकर्ता पहचान पाए। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो चमचमाती इमारत नजर आती है, उसके नींव के जो पत्थर हैं उनको हमारा मूल कार्यकर्ता ना भूले, यह इस बैठक का मुख्य आधार था। देखिए, आपने कहा दमोह का चुनाव,
तो मैं बताना चाहता हूं कि चुनावों में इस बैठक में कोई चर्चा भी नहीं हुई और हम सिर्फ अपनी राजनीति को चुनाव जीतने के लिए नहीं करते हैं। हमारा संगठन मजबूत होगा तो उसी संगठन की ताकत से हम चुनाव में उतरेंगे। वैसे अगर आप भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस को सिर्फ दमों से आंकना चाहते हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं उससे पहले 28 उपचुनाव भी हुए थे और उन 28 उपचुनावों को 2/3 सीटों से जनता ने हमें जिताया था। यह तय किया था कि 15 माह की कमलनाथ सरकार काली थी और हमारी सरकार बेहतर है। तो आप दमों के साथ उनको भी जोड़ें तब आप एक एवरेज रिजल्ट पा पाएंगे। बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता से संवाद करने में और अपनी विचारधारा को, अपने मिशन को, अंत्योदय को साबित करने के लिए दृढ़ निश्चय से लगी रहती है। जी चलिए, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन ब्रिजभूषण जी हमारे साथ हैं। ब्रिजभूषण जी, कैसे कांग्रेस पार्टी इसे देख पा रही है? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सत्ता और संगठन के तालमेल को लेकर के ये बात की जा रही है कि अब और ज्यादा बेहतर तरीके के साथ जनता के बीच में जाएंगे। आपको लगता है कि ये जो तमाम कवायद है वो उपचुनाव को लेकर के हो रही है? क्योंकि दमोह का जो उपचुनाव था उसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। हेमंत जी, मैं बता देना चाहता हूं, दमोह चुनाव जो था ये दूसरी कोरोना लहर की शुरुआत में था जी, और जिसका जनता ने माकूल जवाब दिया है। और जिस प्रकार से आशीष भाई कह रहे हैं कि 28 जो चुनाव हुए थे उसमें जनता ने हमें बहुमत दिया है। 28 लोग जो गए थे ना, 28 विधायक जो कांग्रेस के गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस विधानसभा में 25 साल से जो मेहनत कर रहा था, टिकट की मांग कर रहा था और उस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, उसको पीछे करके कांग्रेस के आदमी ने टिकट लिया है और 28 के 28 कांग्रेसियों को आपने टिकट दिया है। ये कांग्रेस की ताकत तो यहां दिखती है। दमोह चुनाव भी जनता ने दिखाया कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है और किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी और संगठन जो काम कर रहा है उसकी नाकामी क्या होती है और किस प्रकार से जनता ने दमोह चुनाव जिताया। आप देख लेना, एक लोकसभा और 3 विधानसभा जो उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी संगठन के माध्यम से मंत्रियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि 2-2 दिन रुके जाके। आप भी देख रहे हैं हेमंत जी कि 2 दिन इनके कोई मंत्री किसी गांव में नहीं रुकने वाले। आज इसीलिए तो शिव कुमार जी ने बड़े ताकत से कहा कि नाराजगी जताई है कि मंत्री लोग तो बंगलों में रह रहे हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं, गांव में तो जा ही नहीं रहे। आज संगठन की बैठक इसलिए कि सर पे चुनाव है और चुनाव की तैयारी में हमेशा चुनाव के मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है। कांग्रेस जनहित के मोड पे रहती है, जनता के काम करने के लिए मोड पे रहती है। कमलनाथ जी जब थे तो जनता के काम करने के लिए लगातार मंत्रालय में बैठ के काम करते थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दलाली का अड्डा बन गया है, ये बन गया है। केवल किसानों की और आम जनता की, मध्य प्रदेश की जनता के काम कर रहे थे कमलनाथ जी। और जो शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को नहीं भा रहा था और बड़े ताकत से कहते थे कि दिल्ली का आदेश हो जाए, हम सरकार 2 मिनट में गिरा देंगे। आप केवल राजनीति करते हैं सरकार को गिराने के लिए और सरकार को बनाने के लिए। आम जनता का इस पे क्या हित होने वाला है, आम जनता के लिए क्या सोचना है? इस कोरोना काल में, संकट में लोग, हजारों लोग मर गए, उनकी दुर्दशा क्या हुई है, करोड़ों रुपए इलाज में खर्च हो गए, उनके बारे में विचार करिए और संगठन के पदाधिकारी को बोलिए कि जरा उनके यहाँ संवेदना व्यक्त करने जाए। आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से बेचारे मध्य प्रदेश में कोरोना में यहाँ जुट गए, व्यापारी लोग जुट गए। लेकिन ब्रिजभूषण जी, आप कह रहे हैं कि इनके मंत्री 2 दिन जनता के बीच में नहीं जाने वाले हैं। ये तो इनके मंत्री ही तय करें तो ज्यादा बेहतर होगा ना। आप विपक्ष के तौर पर आपको जनता के बीच में होना चाहिए था, उस पर आप बात नहीं करते हैं। हेमंत जी, हम जनता के बीच में ही है और जनता की मांग, युवा कांग्रेस अभी देख लीजिए, युवा कांग्रेस ने महंगाई पे आंदोलन किया, महिला कांग्रेस आंदोलन कर रही है। आप देख लीजिए, कांग्रेस सड़क पे है और लगातार FIR हो रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता पिट रहे हैं, वाटर कैनन चला रहे हैं, तो भी कार्यकर्ता सड़क पर दिख रहा है आपको लट खाते हुए। कांग्रेस कार्यकर्ता आम जनता के लिए, आम जनता देख रही है कि हमारे लिए, हमारी महंगाई के लिए, इस प्रदेश में जो लगातार कर्ज बढ़ रहा है उसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहे हैं। जी आशीष जी, कांग्रेस कह रही है और ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा जो है चुनावी मोड में रहती है और इस बैठक को चुनावी तरीके से ही देख रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार थी तो हम जनहित मोड में काम करते थे। जी,
एक तो ब्रजभूषण जी की मैं पूरी बात नहीं सुन पाया, कुछ तकनीकी खामी है, उनकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, मगर फिर भी आपने जो बताया मैं उस पर अपनी बात रखता हूं। देखिए, हम तो सदैव कहते हैं कि हम, ये शायद बीच में बोल रहे हैं, इनको रोकिए। हाँ जी, हम तो सदैव कहते हैं कि हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, क्योंकि चुनावी मोड हमारा चुनाव लड़ने के लिए नहीं होता, अपनी विचारधारा को, अपने अंत्योदय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए होता है। इसलिए सतत हमारा कार्यकर्ता जनता से संवाद में रहता है। अब राजनीति नहीं, हमारा कार्यकर्ता एक सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करता है। जैसे कोरोना आया तो चप्पल पहनाने में, भोजन कराने में सेवा ही संगठन मान के कौन सा दल आगे था? भारतीय जनता पार्टी। किसका कार्यकर्ता आगे था? अब आप इसको चुनाव की जीतने की राजनीति कहें तो कहें। अगर मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं तो पड़ोसी कह सकते हैं कि मैं उनकी जायदाद के लिए कर रहा हूं, परंतु मैं तो उनकी सेवा कर रहा हूं। दूसरा विषय, आज जो दो संगठन है, कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए कितना जमीन आसमान का अंतर है। हम अपनी रणनीति बना रहे हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक अपने पितृपुरुष श्रद्धेय कुशाबायु ठाकरे जी को याद कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? एक परिवार का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये अभी तक अपना शीर्ष नेतृत्व तय नहीं कर पाए इतने समय से, पिछले लोकसभा की हार के बाद ये नीचे क्या आएंगे? और ये जो कह रहे हैं कि 15 महीने में क्या किया, अरे भैया, एक परीक्षक ने अगर तय कर दिया कि परीक्षार्थी फेल है तो उसके बाद परीक्षार्थी चिल्लाता रहे। 28 उपचुनावों में जब मध्य प्रदेश की जनता ने 2/3 सीटों से कांग्रेस को हराकर अपना जनमत दे दिया हो कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार भ्रष्टाचारी थी, काली सरकार थी, वादा खिलाफ थी, तो कांग्रेसी कुछ भी कहते रहे। मैं तो फिर कहता हूं, आज ग्वालियर चंबल में बाढ़ आई, कमलनाथ कहां थे? कमलनाथ तो हेलीपैड पे आए, पत्रकार वार्ता की, उड़ गए, उसके बाद जनता से नदारद। तो कांग्रेसियों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि उनकी भूमिका मध्य प्रदेश में बची क्या है। पहले कांग्रेसी अपने अंतर्द्वंद से निकल लें, तब जाके वो भारतीय जनता पार्टी पे टीका टिप्पणी करें। और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति जनता के लिए करती है, अपनी सरकार के द्वारा चलाई जा रही नीतियों को जनहित में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए करती है। और यही होना चाहिए। कांग्रेसियों जैसे जब चुनाव आ जाए तो मौसमी मेढक की तरह निकल के टर्राने लगे, ये हमारी कार्य न शैली है और ना हमारे पूर्वजों ने हमें ये संस्कार दिए। लेकिन आशीष जी, कांग्रेस का एक आरोप होता है कि आप जब ये कहते हैं कि 28 उपचुनाव में जनता ने ये सिद्ध कर दिया कि कमलनाथ सरकार भ्रष्टाचारी थी, उससे पहले के जो विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को नकारा, तो क्या ये जनता ने सिद्ध किया था कि बीजेपी नकारा थी? ये कांग्रेस का सवाल होता है हमेशा। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, तो फिर हमें पूरी की पूरी इस जीत या हार का आकलन कर लेना चाहिए जी। जिन विधानसभा चुनावों की आप बात कर रहे हैं उसमें बहुमत ना कांग्रेस को मिला था ना भारतीय जनता पार्टी को मिला था, और मत प्रतिशत पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी आगे थी, कुछ सीटों के अंतर से कांग्रेस आगे थी, परंतु ये बैसाखी की सरकार इन्होंने बनाई। दूसरी बात, इस देश में जब 5 साल सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है तो 3 बार सरकार चलाने के बाद भी अगर कांग्रेस बहुमत नहीं जुटा पाई, मात्र 2-4 सीटों का अंतर रहा और मत प्रतिशत में हम आगे रहे, तो आप किसको बेहतर मानेंगे? और उसके बाद जब जनता को अपनी भूल का एहसास हुआ, जब कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में रेत नीति, शराब नीति और भ्रष्टाचार की दी, तो उसके बाद मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। तो ब्रजभूषण जी, आपको आवाज आ रही है आशीष जी की? हेमंत जी, मुझे आशीष जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है जी। आशीष जी कहते हैं कि ये सिर्फ जब चुनाव आते हैं कांग्रेस तभी बाहर निकलती है, बरसाती मेंढक की जैसे, जनता के बीच में नहीं रहती है। और वो ये भी कह रहे हैं कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें बीजेपी को भी बहुमत नहीं था, कांग्रेस को भी जनता ने बहुमत नहीं दिया था, और कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार बैसाखी की सरकार थी, इसलिए गिर गई। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी से जो 4 लोग हमारे पास विधानसभा में आए थे, जिनको टिकट दिया, और कांग्रेस के लोग ही उस टाइम पे निर्दलीय चुनाव लड़के, 4 कांग्रेस के निर्दलीय विधायक जीते। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत पे नहीं आ पाई, तो उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी सबसे पहले राज्यपाल जी के पास इस्तीफा देने गए। पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन वाले रोक लेते और उसी टाइम पे विधायक खरीद लेते। अब आज की तारीख में मैं बताना चाहता हूं हेमंत जी, 14,000 करोड़ रुपए अभी कर्जा आप काय के ले रहे हैं? जनता के हित में ले रहे हैं या जो चुनाव नजदीक आ रहा है उस चुनाव के लिए ले रहे हैं? मध्य प्रदेश की जनता
ये देखना चाहती है और मध्य प्रदेश जनता इस उपचुनाव में निश्चित तौर पर जवाब देगी। ये संगठन की बैठक जो इनकी हो रही है बार बार, ये इसीलिए हो रही है कि जनता के सामने जाने के लिए इनके पास बचा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार होती, जनता ने जो जनादेश दिया था 5 साल के लिए दिया था, कोई 15 महीने के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश कमलनाथ जी की सरकार को नहीं दिया था। कांग्रेस को जनता ने 5 साल के लिए जनादेश दिया था और जो इनको पच नहीं रहा था कि ये आ कैसे गए, मध्य प्रदेश में विकास कैसे होगा, बिजली बिल माफ कैसे हो जाएंगे, किसानों का कर्ज माफी कैसे होगी। हम ये कह रहे हैं कि किसान कर्ज माफी कमलनाथ जी ने शुरू करी। अगर लगता है कि किसान हित में काम कर रही कमलनाथ जी सरकार ने करेगी ये, तो अभी बची हुई जो सब कर्ज माफी है। ब्रजभूषण जी, अगर ऐसा था तो कोई बीजेपी के परिवार से तो टूट करके लोग नहीं गए थे ना, आप भी के परिवार से लोग टूट करके गए थे। और इसमें अगर आप बीजेपी की खामियां देखते हैं तो आपके संगठन में कहीं ना कहीं कमी है, ये तो आपको मानना चाहिए ना कि एकजुटता नहीं है और इसीलिए लोग टूट जाते हैं। ये तो आपको अपने संगठन को देखना चाहिए था। उस टाइम पे इलेक्शन का आप मोड देखिए जी, आज की टाइम इलेक्शन देखिए आप कि भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में आ ही रहे थे ना। ये जो आना जाना लगा रहता, आज की तारीख में भी आप ये चुनाव देखिए 23 का और अभी 3 उपचुनाव में देखना, कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस को खुल के समर्थन करने वाले हैं। कांग्रेस अपनी रणनीति नहीं, ये तो बखान करते हैं हमारी रणनीति का। अच्छा, अब ये देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान जी के कई पूर्व मंत्री खुलेआम आपत्ति लगा रहे हैं, खुलेआम क्वेश्चन उठा रहे हैं और जनता की बात करने के लिए बोल रहे हैं कि जनता के हित में काम करिए। तो ये क्या इन चुनाव में ही बीजेपी के लोग कांग्रेस में आने वाले हैं, आप जो ब्रजभूषण जी कह रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ इस 3 उपचुनाव में और 1 लोकसभा के उपचुनाव में हाँ। निश्चित तौर पर जनता जवाब देगी और कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आपको कांग्रेस में नजर आने वाले हैं। चलिए आशीष जी, ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता इन उपचुनाव में ही कांग्रेस के भीतर नजर आने वाले हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप सत्ता और संगठन की बात कर रहे हैं और मंत्रियों को ये निर्देश दे रहे हैं कि 2 दिन तक जनता के बीच में रहें, संगठन में भी लोगों को कह रहे हैं कि मंत्रियों को भी लोगों की बात सुननी चाहिए, तो क्या अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा था जिसकी वजह से ये डायरेक्शन दिए गए हैं? इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? देखिए, पहले तो ब्रजभूषण जी की बात पे आ जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि गालिब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, यही पंक्तियां उनके लिए मुफीद हैं। वैसे ब्रजभूषण जी मध्य प्रदेश की चिंता ना करते हुए अगर छत्तीसगढ़ की जो टूटन है, जो आज दिल्ली में मार्च कर रहे हैं इनके सीएम के विरुद्ध में, या पंजाब में जो घमासान हो रहा है, या जो राजस्थान में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, जरा उस पर नजर डाल दें तो इनको समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में कब हुआ, क्यों हुआ और क्या कारण हुए। देखिए, कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस का इतिहास अगर आप उठाकर देख लें तो कांग्रेस जब जब केंद्र में कमजोर होती है, कांग्रेस के राज्य के संगठन छूटते जाते हैं, क्योंकि ये नेता आधारित दल है। और आज नहीं, आप 67-77 से उठा के देख लें, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, और उसके बाद एक लंबा इतिहास है ममता बनर्जी, और इससे पहले देखें तो हेमंत बिश्व शर्मा, जगनमोहन रेड्डी लेटेस्ट उदाहरण है। तो मेरे ख्याल से पूर्ण ज्ञानवान मेरे कांग्रेस के साथी हैं और समझते हैं कि क्या कारण है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि 5 साल का जनादेश, भैया ये कैसा तर्क हुआ? आपको भली बात ही ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए आपको 116 सीटें चाहिए थी, आपकी नहीं आई थी, इसीलिए तो आपने सपा बसपा इन सब से आपने समर्थन हासिल किया था, निर्दलियों से। तीसरी बात, आप क्यों नहीं अपने घर के लोग संभाल के चल पाते हो और फिर जब वो छोड़ के चले जाते हैं तो आप करहाने लगते हो? क्यों कमलनाथ चलो चलो हटो हटो की संस्कृति रखते थे? जिस कमलनाथ ने 15 माह बिल्कुल आशीष जी, और इसके लिए जरूरी है कि सत्ता और संगठन में तालमेल हो, उनकी बैठकें भी हो। और फिलहाल मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ब्रजभूषण जी आपका भी और आशीष जी आपका भी। कुल मिलाकर के सत्ता और संगठन की बैठक यही दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्टिव मोड में रहती है और कोशिश भी इस बात को लेकर के होती है कि दोनों के बीच में तालमेल रहे और सरकार का लाभ कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों तक भी मिले। कांग्रेस को इस बात से सीख लेनी चाहिए, इसमें गलत क्या है। नमस्कार। सब कुछ